हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निस्लों की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड का इतिहास आपका समाप्त ही होने वाला है। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दो पार्ट में आपको दे चुका हूँ। आज ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। देखिए, पिछले दो पार्ट में हमने क्या पढ़ा। पिछले दो पार्ट में हमने पढ़ा पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जब मांग उठती है तो उसके लिए कौन कौन से संघ स्थापित हुए थे, कौन कौन से परिषद स्थापित हुए थे, किस किस संगठन की स्थापना हुई थी, उनसे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे। तो वहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो पिछली दो वीडियो में हम इस पर संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। और तीसरी वीडियो जो आज हमारी होने वाली, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जब मांग उठती है तो उस दौरान कुछ आंदोलन होते हैं। यहाँ पर उन आंदोलनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से शहीद हुए थे उन आंदोलनों में, कौन कौन से क्रांतिकारी थे, तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए, एक मिस्टेक हुई थी पिछली वाली वीडियो में। इस मिस्टेक को आपको सुधार कर लेना है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको यहाँ पर से उस मिस्टेक को सुधार कर लेना है। देखिए, मिस्टेक क्या हुई थी पिछली वाली वीडियो में। एक जगह नाम क्या आया था, बहादुर राम टमटा। एक जगह नाम आया होगा बहादुर राम टमटा। तो वहां पर से मैंने गलती से क्या लिखवा दिया था कि उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल गलत है। वहां पर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में मेरे, तो उसको आपको काट के क्या लिख लेना है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा। क्या लिखेंगे, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा वहां पर आपको कर लेना है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा जी ने कब किया था, 1994 में। तो ये आपको मिस्टेक सुधार लेनी है। जो पिछली वाली वीडियो में जो मैंने दूसरा पार्ट था उस वाले ही पार्ट में एक मिस्टेक हुई थी। वहां पर मैंने क्या लिखाया था, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने 1994 में किया था। तो आपको उसको काटना है। आपको वहां पर क्या सही करना है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1994 में बहादुर राम टमटा जी के द्वारा किया गया था। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। तो देखिए, टॉपिक क्या है हमारा। टॉपिक आज का हमारा क्या रहेगा, उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान चले आंदोलन। पिछली वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संघ व परिषद व संगठन की स्थापना हुई थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान क्या क्या आंदोलन हुए थे। देखिए, जिस समय उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड की मांग होती है तो शुरुआत में हमने ये देखा कि कोई आंदोलन नहीं होता है। शुरुआत में सिर्फ क्या होता है, समितियां बनती हैं, संगठन बनते हैं, परिषद बनते हैं, उन्हीं के माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन बाद में कुछ बातें ऐसी होने लगती हैं जिसके कारण उत्तराखंड की जनता उग्र हो जाती है और जिसके कारण जो वो उग्रता है, जो वो आक्रोश है, वो आंदोलन में या अनशन में बदलने लगता है। तो देखिए, उसकी ही दिशा में सर्वप्रथम आती है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति क्या थी, देखिए पिछली वाली वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वहां पर क्या होता, मुलायम सरकार ने क्या किया था, 50% की आरक्षण व्यवस्था वहां पर रख दी थी और 27% ओबीसी के लिए। उत्तराखंड में ओबीसी का जनसंख्या प्रतिशत काफी कम होने के बावजूद भी मुलायम सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण आरक्षण वहां पर रखा था। तो इसी के विरोध में क्या हुआ था, वहां पर इसी के विरोध में क्या हुआ था कि पौड़ी गढ़वाल से वहां पर अनशन शुरू हो जाता है। अनशन शुरू होता है तो ये आपको मैं सब पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और वो किसके नेतृत्व में हुआ था, इंद्रमणि बड़ौनी, वहां भी मैंने आपको बताया था। तो सब हम लोग पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, उसी के आगे से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, 2 अगस्त 1994 को पौड़ी से शुरू होता ही अगस्त क्रांति। देखिए, जो अगस्त क्रांति है ना, इसकी डेट आपको हर किताब में तो मिलेगा नहीं अगस्त क्रांति, लेकिन किसी किसी किताब में दे रखा है। तो कहीं कहीं पर 7 अगस्त भी दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 7 अगस्त भी दिया हुआ है। लेकिन एक बात आपको ये समझनी है, जो उत्तराखंड में जो अगस्त क्रांति होती है तो वो किसी एक दिन ना चल के अनेकों दिन चलती है, यानी कि पूरे अगस्त भर चलती रहती है। अलग अलग दिनों में डेट निश्चित की जाती है, जैसे कुमाऊं में, गढ़वाल में, और अगस्त माह में ही जो आरक्षण व्यवस्था जो मुलायम सरकार की चल रही है उसके विरोध में उत्तराखंड में अगस्त के माह में ही यहाँ पर क्या होता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं। अब देखिए, एक बात आपको और समझनी है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अगस्त क्रांति। ये अगस्त क्रांति कहाँ की होगी, ये होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड की अगस्त क्रांति कब होती है, 1994 में। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, 1994 में। एक बात आपको और याद रखनी है, जब मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने इस शब्द का प्रयोग और किया था, किसका, अगस्त क्रांति का। अगर आपसे भारत के संबंध में पूछे कि अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद रखना है, वहां पर मैंने आपको एक डेट लिखवाई थी, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1 अगस्त क्रांति होती है, वहां पर मैंने आपको ये डेट लिखवाई थी। अगर भारत के संबंध में आपसे पूछता है कि भारत में अगस्त क्रांति का संबंध किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। 8 अगस्त 1942 में ये होता है। उसके बाद देखिए, एक आता है अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वो व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने आपको पढ़ाया था। क्या? अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने आपको वहां पढ़ाया था। वहां पर क्या होता है, लिन लिथगो उस समय गवर्नर जनरल जनरल होता है भारत का, उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। उसी के विरोध में क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। कब होता है ये अगस्त प्रस्ताव? ये था 1940 में। तो ये तीन चीजें हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भारत के संबंध में आपसे पूछता है कि अगस्त क्रांति कब हुई, तो 8 अगस्त 1942। और अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड के संबंध में, तो 2 अगस्त 1994 या फिर 7 अगस्त 1994। यहाँ पर से देखिए डेट महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, यहाँ पर सन इंपोर्टेंट रहेगा। उत्तराखंड के संबंध में अगर आपसे पूछता है तो सन इंपोर्टेंट रहेगा 1994 में। और अगर आपसे अगस्त प्रस्ताव पूछा जाता है तो 1940 आपको याद रखना है। तो देखिए उत्तराखंड में जो अगस्त क्रांति की शुरुआत होती है 2 अगस्त 1994 पौड़ी से शुरू होती है। कारण क्या था? कारण वही था, मुलायम सिंह यादव सरकार की 50% आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध, जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था रखी गई थी। तो मैंने आपको बताया कि डेट आपको हर किताब में अलग मिलेगी, तो आपको 1994 याद रखना है। और अगस्त क्रांति कहाँ से शुरू होती है? पौड़ी से शुरू होती है। कारण क्या रहेगा? मुलायम सिंह यादव सरकार की 50% आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध, जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 7 अगस्त भी अगर आपको एग्जाम मिलता है, अगर 2 अगस्त नहीं मिलता है तो आप 7 अगस्त की तरफ जा सकते हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड क्रांति दल ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया तथा पृथक राज्य निर्माण आंदोलन को ऐसी व्यापकता प्रदान की कि यह उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास की अगस्त क्रांति सिद्ध हुई। तो होता क्या हुआ था, आरक्षण व्यवस्था जैसे कि 50% यहाँ पर लागू करने की बात कही गई थी, उसी के विरोध में अगस्त क्रांति होती है। और ये अगर जो भी उत्तराखंड में इस दौरान जो भी कार्रवाई हुई अगस्त माह में, उसको क्या कहा गया? अगस्त क्रांति कहा गया। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, आपको याद रखना है। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए उत्तराखंड की इस अगस्त क्रांति के शुभारंभ पर उत्तराखंड क्रांति दल के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बड़ौनी, रतनमणि भट्ट, प्रेमदत्त नौटियाल आदि ने आमरण अनशन शुरू किया था। देखिए 7 अगस्त को क्या होता है, जैसे कि जून के माह में तो क्या होता है, जैसे कि जो मुलायम सरकार होती है उसने क्या किया था, 1994 में एक आरक्षण व्यवस्था की घोषणा की थी कि 50% आरक्षण व्यवस्था हम लोग उत्तराखंड में यहाँ पर मतलब उत्तराखंड में जो लागू करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, इसका विरोध होने लगता है 50% आरक्षण व्यवस्था का, और 7 अगस्त को इंद्रमणि बड़ौनी क्या करते हैं, आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन बाद में अगस्त क्रांति के रूप में भी उसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर से इंद्रमणि बड़ौनी, रतनमणि भट्ट, प्रेमदत्त नौटियाल आदि ने ही इसको प्रारंभ किया था, या फिर इस आमरण अनशन को शुरू किया था। तो ये नाम महत्वपूर्ण रहेंगे, अगस्त क्रांति से संबंधित नाम रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे कि अनशन प्रारंभ हो चुका था और इस अनशन को तोड़वाने के लिए सरकार ने अनेकों प्रयास भी किए थे। जो कि इंद्रमणि बड़ौनी ने जो अनशन शुरू किया था आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ, इस अनशन को तोड़वाने के लिए काफी प्रयास कर रही थी सरकार, लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बाद में कई सारी बातचीत के बाद 26 अगस्त 1994 को क्या होता है, 26 अगस्त 1994 को भारी बवाल के बाद, जिससे प्रशासन की नींद उड़ जाती है। और प्रशासन मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में इसका विरोध होता है, प्रशासन की नींदें उड़ जाती हैं। और मतलब काफ़ी इसमें मामले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातचीत के दौर चलते हैं। और उसके बाद 26 अगस्त को यह इंद्रमणि बड़ौनी जी का आमरण अनशन खत्म किया जाता है। तो 26 अगस्त आपको याद रखना है कि 7 अगस्त से इन्होंने क्या किया था, आमरण अनशन प्रारंभ किया था, और 26 अगस्त को आमरण अनशन इनका खत्म हुआ था। चलिए ठीक है, फिर देखिए कुमाऊं मंडल में 15 अगस्त से काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हुआ था। गढ़वाल में कब होता है, 7 अगस्त से, जो कि इंद्रमणि बड़ौनी ने किया था। और अगस्त क्रांति की शुरुआत कब से हो रही है, तो वो 2 अगस्त से हो रही है। 7 अगस्त भी देखिए एग्जाम में आ सकता है, तो आपको डेट याद रखनी है। और 1994 से महत्वपूर्ण रहेगा डेट, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है, क्योंकि अगस्त में क्या होता है, अलग अलग डेट में अगस्त में अलग अलग जगह पर क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, तो उसको ही अगस्त क्रांति कहा गया है। तो कुमाऊं मंडल में 15 अगस्त से काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन प्रारंभ हुआ था। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, मुलायम सरकार की आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ कुमाऊं मंडल में आमरण अनशन किसने शुरू किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काशी सिंह ऐरी ने। कब किया था, 15 अगस्त 1994 को। सन भी आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1994 को।
देखिए फिर 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग शहीद हो गए थे। ये भी कब हुए थे? देखिए 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त को इंद्रमणि बरौनी जी अनशन पर बैठे हुए थे। और वहां पर क्या होता है कि जब अनशन पर ये बैठते हैं ना, प्रशासन और जो आंदोलनकारी होते हैं उनके बीच में काफी झड़पें होती हैं। तो उसी में क्या होता है, 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग शहीद हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने जिस समय 50% आरक्षण व्यवस्था की घोषणा की थी, तो उसके विरोध में जो अनशन हुआ था उस दौरान पौड़ी में कौन शहीद हुए थे? तो आपको याद रखना है, जीत बहादुर गुरंग। ऐसे पूछ सकता है, जीत बहादुर गुरंग कब शहीद हुए थे? 8 अगस्त 1994 को ये शहीद हुए थे। चलिए ठीक है। फिर देखते हैं। देखिए ये तो हो गई थी अगस्त क्रांति। अब हम लोग बात कर लेते हैं खटीमा कांड के बारे में। खटीमा कांड जो कि काफ़ी चर्चित अभी भी देखिए, जब भी हमारा 1 सितंबर आता है तो हर साल क्या होता है, इसकी चर्चा होती है अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, ये मतलब हमको सुनने को मिलता रहता है। और देखिए खटीमा कांड के बारे में हर किसी को पता है खटीमा कांड कब हुआ था, लेकिन देखिए हमको फिर भी पढ़ना इसको जरूरी है, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में दे रखा है तो आपके पास होना चाहिए, नोट से बने हुए होने चाहिए। देखिए 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड होता है। देखिए ये खटीमा कांड होने का कारण क्या था? खटीमा कांड होने का कारण भी यही था, आरक्षण व्यवस्था। जो ये आरक्षण व्यवस्था क्या थी, मुलायम सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था की घोषणा की थी, इसी के विरोध में क्या होता है, जुलूस द्वारा सरकार व पुलिस विरोधी एक मतलब पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं, खटीमा में क्या होता है, एक जुलूस निकालने की तैयारी होती है। अब उस जुलूस निकालने को जो तैयारी होती है, जो खटीमा की जो पुलिस चौकी होती है पेट्रोल पंप के पास वहां पर स्थित है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर से एक जुलूस जो होता है शांतिपूर्ण जा रहा होता है। तो जुलूस द्वारा सरकार व पुलिस विरोधी नारे भी लगाए जा रहे होते हैं। और वहां पर क्या होता है, ऐसा भी कहा गया है कि किसी किसी ने क्या किया था, थाने में मतलब कुछ पत्थर फेंके, किसी मतलब गोपनीय व्यक्ति ने, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ, हर जो रैली निकलती है उसमें कोई उपद्रव होता ही होता है। उपद्रवी उस हर रैली में, अगर कोई रैली शांति से निकल रही हो ना, तो उसमें एक दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि इस रैली में भगदड़ मच जाए या फिर रैली सफल ना हो। तो हर रैली में ऐसे कुछ लोग शामिल होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी हुआ था। तो होता क्या है कि मतलब स्थिति गंभीर जैसे होती देख पुलिस ने क्या किया, पहले तो आंसू गैस के गोले दागे। बाद में क्या किया, जैसे ही लगा पुलिस को स्थिति और गंभीर हो रही है तो पुलिस ने गोलियां चला दी। तो पुलिस की गोलियों से कई आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं। तो देखिए ये वहां पर कुछ ऐसा मैटर रहा था। तो मतलब नई आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ खटीमा में देखिए एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें कई छात्र भी शामिल थे। और उसमें क्या होता है, पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो प्रशासन और जो वहाँ पर आंदोलनकारी होते हैं उनके बीच कई झड़पें होती हैं। और क्या होता है, वहाँ पर बहुत हम लोग कह सकते हैं जान माल की काफ़ी वहाँ पर हानि होती है। तो देखिए पुलिस की गोलियों से 25 आंदोलनकारी इसमें शहीद हो जाते हैं। तो 1 सितंबर 1994 आपको याद रखना है, खटीमा कांड कब हुआ था, एग्जाम में कई बार आ चुका है। कारण क्या रहेगा, आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ, जो कि मुलायम सरकार ने 50% आरक्षण व्यवस्था की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है। और 25 आंदोलनकारी पूछ सकता है एग्जाम में, खटीमा कांड में कितने आंदोलनकारी सही हुए या कितने लोग। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या था कि कुछ तो आंदोलनकारी थे, कुछ तो क्या थे, आंदोलनकारी थे, कुछ ऐसे लोग थे, सामान्य लोग थे। अब देखिए क्या होता है, जैसे कोई रैली रैली निकली, मान लिया वो रैली निकल रही है, जैसे मान लिया रैली में 50 लोग शामिल हैं। अब देखिए आपने देखा होगा, जहां से कभी रैली निकलती है तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग आइट साइड खड़े रहते हैं, तो वो उस आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या था, जैसे कि इसमें आंदोलनकारी प्लस कुछ लोग वहां पर रोड में होंगे जो देख रहे होंगे रैली को, तो होता क्या है, आंदोलनकारियों के साथ कुछ लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर 25 लोगों की, यहाँ पर आंदोलनकारी नहीं आएगा, यहाँ पर 25 लोग आएगा। कुल मिलाकर 25 लोग हम लोग कह सकते हैं, या आंदोलनकारी शब्द का ही प्रयोग चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो 25 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए 1 सितंबर 1994 के खटीमा कांड में शहीद कौन कौन से थे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, रामपाल, भगवान सिंह सरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह। यहाँ पर से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है कि भगवान सिंह सरोला कब शहीद हुए थे, या फिर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा बताइए इनमें से खटीमा कांड के शहीद में इनमें से कौन शामिल नहीं है। जैसे कि मान लिया आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रताप सिंह, भुवन सिंह, सलीम अहमद, चौथा नाम कुछ भी रख लिया, चौथा नाम XYZ कुछ भी रख लिया, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से खटीमा कांड का शहीद कौन नहीं है। ये 3 तो हैं, अगर आपको सारे नाम याद हैं तो आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में शहीद व्यक्ति कौन कौन से थे। चलिए ठीक है, ये रहा था हमारा खटीमा कांड। उसके बाद देखिए आता है मंसूरी कांड। मंसूरी कांड ही क्या था, 2 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को होता है। कारण क्या था,
पहला कारण तो इसका यह था खटीमा हत्याकांड। खटीमा हत्याकांड ने समस्त उत्तराखंड वासियों को दहला दिया। खटीमा हत्याकांड के विरोध में प्लस कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था, कहीं ना कहीं पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग भी इसमें शामिल थी। देखिए, 1 सितंबर 1994 को जब खटीमा कांड हुआ था उसमें आरक्षण व्यवस्था मेन मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भी मांग भी उसमें शामिल थी। तो ये दो चीजें देखिए, अब जितने भी हम लोग आंदोलन पढ़ेंगे ना, एक मुख्य कारण रहेगा और एक दूसरा भी एक कारण रहेगा। वो क्या रहेगा? पृथक राज्य आंदोलन। तो देखिए, मंसूरी मंसूरी हत्याकांड। मंसूरी हत्याकांड पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं। धर्मानंद भट्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए किसी किसी किताब में ना ये दे रखा है 8 आंदोलनकारी। मैंने आपको बताया ना, कुछ अन्य लोग शामिल थे, कुछ आंदोलनकारी शामिल थे। किसी किसी किताब में 7 दे रखा है। तो यहाँ पर से बहुत किताबों के अलग अलग डाटा है, तो यहाँ पर संख्या पूछना मुश्किल है। तो आप 25 याद रख लीजिए या 8 याद रख लीजिए, क्योंकि 8 नाम हमको किताबों में देखने को मिलते हैं। ये तो धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद्र, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह। चलिए ठीक है। फिर देखिए, परीक्षा वाणी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर 25 लोग उन्होंने दे रखे हैं, और साथ ही साथ में ये हमको वहां पर नाम मिलते हैं। चलिए, मंसूरी हत्याकांड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मंसूरी हत्याकांड का कारण क्या था? पहला तो क्या रहेगा? खटीमा हत्याकांड। खटीमा हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में हम लोग कह सकते हैं मसूरी में एक रैली आयोजित की जाती है, और साथ ही में पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग भी उसमें शामिल रहती है। कब होता है मसूरी हत्याकांड? 2 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर 1994 के अगले दिन ही 2 सितंबर 1994 को खटीमा हत्याकांड ने समस्त उत्तराखंड वासियों को दहला दिया। और उसी के विरोध में क्या होता है देखिए, मंसूरी में झूला घर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित आयोजित लिखा गया, आयोजित हो गए, आयोजित, एक मिनट, आयोजित, चलिए कोई बात नहीं, आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए। बाद में पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकारी मारे गए। देखिए, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर 8 आंदोलनकारी आपको याद रखना है, और यहाँ पर 7 आंदोलनकारी आपको याद रखना है। बाकी कुछ 25, कुल मिलाकर 25 थे, जिसमें आंदोलनकारियों के नाम जो हमको मिलते हैं 8 मिलते हैं, और 7 किसमें रहते हैं? मसूरी हत्याकांड में। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है शांतिपूर्वक। उसके बाद में क्या होता है, पुलिस और जो आंदोलनकारी होते हैं उनके बीच में कई झड़पें होने लगती हैं, और उस झड़प में उस हाथापाई में क्या होता है, उमाकांत त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक मारे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि उत्तराखंड के किस हत्याकांड में पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मसूरी हत्याकांड में। या फिर ऐसे पूछा जाएगा, बताइए इनमें से मसूरी हत्याकांड में किसकी किस किस पुलिस उपाधीक्षक की मृत्यु हो गई थी? तो आपको याद रखना है उमाकांत त्रिपाठी। चलिए ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 आंदोलनकारी इसमें मारे जाते हैं। किसमें? मसूरी हत्याकांड में। कब होता है? 2 सितंबर 1994 को। और उमाकांत त्रिपाठी आपको याद रखना है। कारण क्या रहेगा? खटीमा हत्याकांड का विरोध, और साथ ही साथ में पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, साथ ही साथ में नई आरक्षण व्यवस्था, वो भी साथ में रहेगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, 2 सितंबर 1994 मसूरी कांड में शहीद व्यक्ति कौन कौन से थे? धनपत सिंह, बेलमती चौहान, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, बलवीर सिंह, मदन मोहन ममगाई और जेठू सिंह। ये 2 सितंबर 1994 को मंसूरी कांड के शहीद हैं। तो ये देखिए, ये शहीद आपको याद रखने, कुछ नाम तो हैं, बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण देखिए, हंसा धनाई और बेलमती चौहान तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिए गए हैं। हंसा धनाई और बेलमती चौहान कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। हंसा धनाई व बेलमती चौहान 2 आंदोलनकारी महिलाएं थी। देखिए यहाँ पर, तो ये महिलाएं आपको याद रखनी है, पूछ सकता है दोस्तों। हंसा धनाई और बेलमती चौहान का संबंध किस हत्याकांड से है? तो मसूरी हत्याकांड में ये शहीद हो गए थे दोनों। आपको याद रखने हैं इन दोनों के नाम। चलिए ठीक है। फिर देखिए, अगला आता है बाटा घाटा कांड। बाटा घाटा कांड कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 को। 15 सितंबर 1994 को। 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मंसूरी कांड, और 15 सितंबर को क्या होता है? बाटा घाटा कांड। कहाँ पर होता है? मंसूरी में। देखिए, 1 सितंबर वाला कहाँ हुआ था? 1 सितंबर वाला कहाँ होता है? खटीमा में। 2 सितंबर वाला मंसूरी में। बाटा घाटा कांड कहाँ हो रहा है? मंसूरी में। देखिए, बाटा घाटा कांड क्या था? पुलिस लोगों, देखिए इसमें हो क्या रहा था, यह घटनाक्रम तब हुआ जब 15 सितंबर 1994 को मंसूरी कूच आंदोलन के तहत अपार जनसमूह भिन्न भिन्न क्षेत्रों से शहीदों को श्रद्धांजलि देने मंसूरी आ रहा था। देखिए, अभी तक खटीमा हत्याकांड हो या खटीमा हत्याकांड नहीं, जो मंसूरी हत्याकांड में जो शहीद हो गए थे,
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक क्षेत्रों से अनेक लोग मंसूरी आ रहे थे। अब पुलिस लोगों को मंसूरी आने के लिए रोकना चाहती थी। अगर देखिए पुलिस को पता था अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे फिर वही बात रहेगी, फिर से आंदोलन होगा, फिर से हिंसक प्रदर्शन हो गए। तो पुलिस लोगों को मंसूरी आने के लिए रोकना चाह रही थी। तभी पुलिस को जितने भी रास्ते थे मंसूरी आने वाले उन सभी रास्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई। और पुलिस और कई जगह पर पुलिस और लोगों की हाथापाई भी होती है, हवाई फायरिंग भी होती है, कई लोग इसमें भी मारे जाते हैं। तो ये था बाटा घाटा हत्याकांड। डेट यहाँ पर से आपको याद रखनी है 15 सितंबर 1994। यही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको डेट ही याद रखनी है। 15 सितंबर 1994 कहाँ होता है? मंसूरी में बाटा घाटा हत्याकांड। और इसका संबंध किससे रहेगा? जो वही मंसूरी कांड था उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए जो शहीद आंदोलनकारी थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो अपार जनसमूह एकत्रित हो रहा था उसी को रोकने के लिए जो हत्याकांड होता है उसी को बाटा घाटा कांड कहा गया है। तो देखिए पुलिस कार्रवाई में इसमें भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर हत्याकांड। देखिए ये भी रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? देखिए 2 अक्टूबर 1994 को। देखिए हम लोगों ने वहां पढ़ा सितंबर में, अब हम लोग आ गए हैं अक्टूबर में। देखिए 2 सितंबर की और 2 अक्टूबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 सितंबर को कहाँ होता है? मंसूरी में। और 2 अक्टूबर को कहाँ होता है? रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड। देखिए 2 अक्टूबर 1994 को ये क्या था? 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किया था। अभी क्या हो रहा था? दिल्ली में एक रैली हो रही थी। दिल्ली में एक रैली में आयोजित होने के लिए उत्तराखंड से अनेक लोग जा रहे थे। कहाँ? उत्तराखंड से अनेक लोग कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली जाते समय एक जगह पड़ती है रामपुर तिराहा या फिर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा पड़ता है। तो यहीं पर क्या होता है, एक उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया जिसको भारत के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में शर्मनाक हरकत बताया गया है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर रामपुर तिराहे में जो लोग जा रहे होते हैं, काफ़ी सारी महिलाएं जा रही होती हैं, पुरुष जा रहे होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, रात्रि में उनकी गाड़ी रोक ली जाती है, महिलाओं के साथ काफ़ी बदतमीजी की जाती है, कई बलात्कार की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और काफ़ी मतलब हम लोग देखते हैं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं इस दौरान की इस घटना को काफ़ी कलंकित घटना यहाँ पर बताया गया है, रामपुर तिराया मुजफ्फरनगर कांड को। तो 2 अक्टूबर 1994 आपको याद रखना है। कारण क्या रहेगा? 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किया। और देखिए इसमें पुलिस कार्रवाई में 6 लोगों की यहाँ पर मृत्यु जाती है। काफ़ी महिलाओं के साथ इन्होंने बहुत बदतमीजी की थी। यहाँ पर ऐसी बातें भी सामने आई थी पुलिस वालों ने। तो ऐसी कुछ घटना यहाँ पर हुई थी, इसी को रामपुर तिराया मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। तो देखिए रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड के शहीद कौन कौन से थे? गिरीश कुमार भदरी, सत्येंद्र सिंह चौहान, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कौशिक, ये मुजफ्फरनगर या फिर रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए थे। तो आपको नाम याद रखने हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इस समय सरकार किसकी थी? इस समय सरकार किसकी रहेगी यूपी में? मुलायम सिंह यादव की इसमें सरकार रहेगी। पूछ सकता है रामपुर तिराहा हत्याकांड या फिर खटीमा हत्याकांड या फिर मंसूरी हत्याकांड या फिर बाटा घाटा हत्याकांड के समय यूपी में किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह की सरकार इस समय चल रही थी। और देखिए जब ये घटना हो जाती है, रामपुर तिराहा हत्याकांड की घटना हो जाती है, उसके बाद दिल्ली में भी काफी विद्रोह होता है, हिंसक प्रदर्शन होते हैं। तो यहाँ पर एक नारा दिया जाता है, कौन सा? पहाड़ी हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, ऐसा एक नारा दिया जाता है दिल्ली में, पहाड़ी हल्ला बोल। तो ये नारा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पहाड़ी हल्ला बोल नारा रामपुर तिराहा हत्याकांड के बाद जो दिल्ली में उसका विरोध हुआ था, तो पहाड़ी हल्ला बोल जो नारा दिया गया था वहां पर आक्रोशित लोगों ने दिया था। फिर देखिए जैसे कि ये घटना होती है, इस घटना के बाद उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए, पुलिस थाने सरकारी कार्यालय जला दिए गए, पुलिस व जनता के बीच हिंसक प्रदर्शन होते हैं। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद इस स्थिति पर काबू पाया गया। कुल मिलाकर 1 हफ्ते का समय लगता है पुलिस को इस स्थिति पर काबू पाने के लिए। कई तो थानों से ऐसा वो पुलिस वाले भाग गए थे, क्योंकि बहुत गलत काम किया था पुलिस वालों ने भी, तो कई थानों से पुलिस वाले भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की ये घटना रही थी रामपुर तिराहा हत्याकांड। फिर देखिए इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा की गई है। पूछ सकता है एग्जाम में कि किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है? तो आपको याद रखना है रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए रामपुर तिराहे पर प्रतिवर्ष शहीद मेला लगता है। और देखिए रामपुर तिराहे पर प्रतिवर्ष शहीद मेला कब लगेगा? रामपुर तिराहा हत्याकांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, तो शहीद मेला भी कब लगेगा? 2 अक्टूबर को ही लगेगा। फिर देखिए रामपुर तिराहे कांड में शहीद आंदोलनकारियों की याद में रामपुर तिराहे में 1995 में एक शहीद स्मारक बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, रामपुर तिराहे कांड में शहीद आंदोलनकारियों की याद में रामपुर तिराहा में एक शहीद स्मारक कब बनाया गया? 1995 में। और रामपुर तिराहे में प्रतिवर्ष शहीद मेला कब लगता है? 2 अक्टूबर को। चलिए ठीक। और देखिए जो रैली हो रही थी वही बात वही चल रही थी वहाँ पर, उत्तराखंड के लिए, पृथक उत्तराखंड के लिए रैली में सब लोग वहाँ पर मतलब शामिल होने के लिए जा रहे थे और उसी में ये घटना घट जाती है। फिर देखिए अगला आता है, देखिए यहाँ पर से आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, बस आपको डेट याद रखनी कब हुआ था और कारण क्या था और शहीद आंदोलनकारी कौन कौन थे, बस इतना ही यहाँ पर से आपको याद रखना है। देखिए फिर आती संविधान बचाओ यात्रा। 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान बचाओ यात्रा कहाँ निकाली गई थी? ये महत्वपूर्ण रहेगा, कहाँ पर निकाली जाएगी? दिल्ली में। देखिए उच्चतम न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। तो देखिए 25 जनवरी 1995 डेट आपको याद रखनी है। और देखिए कहाँ निकाली गई थी संविधान बचाओ यात्रा, कहाँ निकाली गई थी उत्तराखंड वालों ने? तो देखिए उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने संविधान बचाओ यात्रा कहाँ निकाली? तो ये निकाली थी दिल्ली में 25 जनवरी 1995 को। कहाँ से कहाँ तक? उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा कहाँ से? उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। तो महत्वपूर्ण है, 1995 डेट आपको याद रखनी है। अगला आता है श्रीयंत्र टापू कांड, 1995 में होता है। कहाँ पर? श्रीनगर पौड़ी में। ये भी दोस्तों पूछ सकता है कि श्रीयंत्र टापू कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में आने के लिए। श्रीयंत्र टापू कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में है। और श्रीयंत्र टापू कांड कब होता है? 1995 को। देखिए कब, उसका कारण क्या रहा था? देखिए अभी तक क्या हो रहा था, पृथक राज्य आंदोलन के लिए मैंने आपको बताया ना, शुरू में तो क्या होता है, कई समितियां स्थापित होती हैं, कई परिषद स्थापित होते हैं। बीच में क्या हुआ, थोड़ी हलचल मचती है, कुछ आंदोलन हुए थे। अब देखिए क्या होता है मुजफ्फरनगर कांड जैसे कि हुआ था 1994 में ही, उसके बाद क्या होता है, जो आंदोलन का जो दौर होता है ना, थोड़ा कम होने लगता है। तो देखिए एक आंदोलन में शिथिलता आती आ जाती है, मतलब कि थोड़ी कमी या फिर लोगों का जो जोश होता है ठंडा होने लगता है। तो देखिए पृथक राज्य आंदोलन को नए तरीके से हवा देने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के दिवाकर भट्ट ने शिथिल हुए आंदोलन को गति देने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। मुजफ्फरनगर हत्याकांड के बाद क्या हुआ था कि ऐसी कोई आंदोलन की हम लोग देख रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा आंदोलन आया ही नहीं उसके बीच में। तो जो दिवाकर भट्ट होते हैं, इन्होंने क्या किया, शिथिल हुए आंदोलन को गति देने के लिए श्रीयंत्र टापू, जी हाँ, आंदोलन शुरू किया था, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीयंत्र टापू कांड। ये जो कांड तो बाद में होगा, आंदोलन जब शुरू होगा उसके बाद तो कांड होगा ना। तो जो आंदोलन होता है उसके बाद जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है वही उस कांड हो जाता है। चलिए ठीक है। तो श्रीयंत्र टापू कांड 1995 में कारण क्या था? कारण ये था कि पृथक राज्य आंदोलन के लिए नए तरीके से हवा देने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के दिवाकर भट्ट, आपको नाम याद रखना है, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, एक आंदोलन शुरू किया गया था। और यह आंदोलन बाद में श्रीयंत्र टापू कांड में बदल गया। 1995 श्रीनगर पौड़ी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हुआ क्या था, जैसे कि कुछ आंदोलनकारी होते हैं, वो आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठते हैं और आमरण अनशन पर बैठने के बाद जो पुलिस होती है उसके द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग शहीद होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। श्रीनगर टापू कांड में शहीद कौन कौन हुए थे? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। यशोधर बेंजवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछ भी लिया गया है, वहाँ पर से दो महिलाओं के मैंने आपको नाम बताया थे, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। और यहाँ पर यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है खैट अनशन। ये खैट अनशन क्या था, जैसे कि देखिए एक नाम मैंने यहाँ पर लिया था, कौन सा? दिवाकर भट्ट का। दिवाकर भट्ट ने क्या किया था, श्रीयंत्र टापू पर क्या किया था, एक अनशन की शुरुआत करवाई थी वहां पर। लेकिन क्या होता है, अब वो तो श्रीनगर में एक ऐसी जगह थी जहाँ पुलिस आसानी से पहुंच सकती थी। जब उन्होंने ये देखा कि हम जहाँ पर भी आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस बहुत जल्दी आ जा रही है, क्यों ना हम लोग एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर पुलिस को आने में टाइम लगे। मतलब कि जो दुर्गम क्षेत्र हम ढूंढते हैं, दुर्गम क्षेत्र की ओर हम लोग जाते हैं अनशन करने के लिए और वहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो देखिए जो दिवाकर भट्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया था, देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा खैट अनशन के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दिवाकर भट्ट के बारे में। देखिए खैट अनशन जो होता है टिहरी में। देखिए खैट पर्वत कहाँ है?
पहले आपको याद रखना है खेंट पर्वत कहाँ है, टिहरी में। तो खेंट पर्वत में ही ये खेंट अनशन हुआ था, तो खेंट पर्वत में ही ये हुआ था, तो इसलिए इसको खेंट अनशन नाम दे दिया गया। 1995-96 ये दो डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए परियों का देश किसे कहा जाता है, खेंट पर्वत को, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अनशन पर बैठे दिवाकर भट्ट और सुंदर सिंह। देखिए मैंने आपको ये कहा कि जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं यहाँ पर दिवाकर भट्ट ने दुर्गम क्षेत्र को इसलिए चुना है ताकि पुलिस को आने पर थोड़ा टाइम मिले, और जो हम आंदोलनकारी हैं हमको भी पुलिस से भिड़ने में मतलब थोड़ा सा हमको समय मिल जाए, मतलब तैयार हो जाए हम लोग। क्योंकि अब होता क्या है, जैसे कहीं पर अनशन हुआ, पुलिस तो 1 घंटे में आ गई, आंदोलनकारी उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुर्गम क्षेत्र में यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग अनशन करते हैं तो पुलिस को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और हम लोग जो पुलिस आएगी उसकी झड़प के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ऐसी योजना बनाई गई थी, अगर पुलिस आएगी बिल्कुल ही आर पार की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कुछ ऐसी करके यहाँ पर योजना बनाई जाती है। तो खेंट अनशन जो होता है वो टिहरी में होता है 1995-96। देखिए 1995-96 कैसे, जैसे कि ये 32 दिन चलता है। जो खेंट अनशन चलता है 32 दिन चलता है। सुंदर सिंह जैसे कि इनकी जो उम्र होती है 80 वर्ष होती है, उसके बावजूद भी ये अनशन पर बैठते हैं। 32 दिन तक खेंट अनशन चलता है। अब देखिए जो अनशन शुरू होता है ना, वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही शुरू होता है। 32 दिन चलता है 1995 में। 1995 में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चलता है। और देखिए 32 दिन अगर चल रहा है तो 1996 जनवरी माह में तो जाएगा ही। इस प्रकार से 1995-96 दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग खेंट अनशन क्यों हुआ था और क्या कर रहे थे। चलिए ठीक है, फिर देखिए 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोषणा की। अब देखिए इतने सारे अगर आंदोलन हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उनको सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया। उसके बाद क्या होता है, 15 अगस्त 1996 को 15 अगस्त के मौके पर 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोषणा की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य निर्माण करने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो एच डी देवेगौड़ा ने। डेट आपको याद रखनी है 15 अगस्त 1996 को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। इस विधेयक में 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेजा, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया। लेकिन सरकार के गिर जाने से यह पास नहीं हो सका। हालांकि कुछ कार्रवाई की जाती है, इसी दौरान क्या होता है, सरकार गिर जाती है भाजपा की और यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। तो देखिए ये डेट तो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, क्योंकि इस डेट पे क्या हुआ था, प्रस्ताव तो पारित होता है लेकिन सरकार गिर जाती है, तो यहाँ पर से डेट आपसे नहीं पूछेगा। फिर देखिए भाजपा पुनः सत्ता में आई तथा इस विधेयक को फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया। तो देखिए यहाँ पर से आपको ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब आया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई 2000 आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया, 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कहाँ पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि पुनर्गठन विधेयक क्या है। ये पुनर्गठन विधेयक ये है कि जो उत्तर प्रदेश है उसके दो हिस्से होंगे। कौन कौन से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो कब होगा ये, 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कहाँ पेश किया गया, लोकसभा में देखिए ये पेश किया जा रहा है। तो डेट आपको याद रखनी है 27 जुलाई। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए 29 जुलाई सन 2000 को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहेगा कि जॉर्ज कमेटी का संबंध किससे है, या फिर ऐसे प्रश्न बनेगा कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का प्रस्ताव किसने दिया था, जॉर्ज कमेटी ने। कब दिया था, 29 जुलाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव किस कमेटी ने दिया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जॉर्ज कमेटी ने। और जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा कब किया था, 29 जुलाई सन 2000 को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य यानी कि उत्तराखंड में शामिल करने का निर्णय लिया। चलिए ठीक है,
फिर देखिए 1 अगस्त 2000 को विधेयक, कौन सा विधेयक, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो बनाया गया है, 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया। ये प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, 1 अगस्त 2000 को, और लोकसभा में पारित कब होता है, 1 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में कब पारित होता है, 10 अगस्त 2000 को। दोनों डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की और इसे गजट में, सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में इंगित किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण होता है तो सरकारी गजट में इसे कौन सी कानून संख्या के रूप में इंगित किया गया है, 28। चलिए ठीक है। और यहाँ पर से एक प्रश्न और बनेगा कि 28 अगस्त 2000 को किस राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी दी, के.आर. नारायण ने क्या किया था, अपनी मंजूरी दी थी इसको। तो 28 अगस्त हो, 1 अगस्त हो और 10 अगस्त हो, डेट काफी महत्वपूर्ण है। 10 अगस्त की, 1 अगस्त की और 28 अगस्त की, तीनों ही डेट महत्वपूर्ण है। के.आर. नारायण नाम इंपोर्टेंट है और संख्या 28 महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते रहते हैं और आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक है। एक यहाँ पर से एक चीज आपको और नोट कर लेनी है। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड, कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, तो आपको नोट कर लेना है राष्ट्रीय जनतांत्रिक, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रहेगी केंद्र पे। इसको नोट कर लेना है आपने कि क्या होता है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रहेगी, आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। ये तो डेट तो हर कोई जानता होगा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, देश के 27वें राज्य के रूप में। कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो इसको देश के किस राज्य के रूप में, किस कौन से राज्य, कौन से नंबर के राज्य के रूप में इसको रखा गया, 27वें नंबर के राज्य में इसको रखा गया। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी 13 जिले थे उनको काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया और देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी उसमें बनाया गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का आ चुका है। दिसंबर 2006 में उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। देखिए अब क्या होता है, उत्तराखंड तो बन गया, उत्तराखंड जब बनता है इसका नाम क्या रखा गया, तो उत्तरांचल। उस समय क्या नाम था इसका, उत्तरांचल। प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड का जिस समय निर्माण होता है तो उस समय उसका नाम क्या था, उत्तरांचल इसका नाम था। अब देखिए इस नाम को परिवर्तित करने के लिए, इस नाम को बदलने के लिए, हालांकि उत्तरांचल नाम वैसे बहुत अच्छा लगता है लेकिन होंगे कुछ कारण जिसके कारण से इस नाम को बदला गया। तो देखिए 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना 29 दिसंबर 2006 को जारी होती है। यहाँ से प्रश्न क्या महत्वपूर्ण रहेगा, पहला प्रश्न, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित कब हुआ था, ये तो कब होता है, 2006 में पारित होता है। और देखिए पारित करने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की गई थी, 29 दिसंबर 2006 को। देखिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है, यहाँ पर से अभी तक कोई प्रभाव में नहीं लाया गया। ऐसे प्रभाव में लाने का मतलब है जब से वो लागू हो जाए, अभी सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। तो प्रश्न बनेगा उत्तरांचल के नाम को उत्तराखंड नाम बनाने की आधिकारिक जो सूचना जारी की गई थी कब की गई थी, 29 दिसंबर 2006 को। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। देखिए यहाँ पर से प्रभाव में आ गया, यानी कि वो लागू हो गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अधिसूचना, आधिकारिक अधिसूचना उन्होंने जारी कर रखी है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से आएंगे, इसलिए आपको याद रखना है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक कब बना था, ऐसे प्रश्न बन सकता है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक कब बनेगा, तो ये कब बनेगा, 2006 में। ये 0 नहीं है, 6 है, थोड़ा सा छोटा लिख दिया इसलिए आपको शायद दिख ना रहा हो। तो 2006 है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक कब आता है, 2006 में। और इसकी आधिकारिक सूचना, आधिकारिक अधिसूचना कब जारी होती है, 29 दिसंबर 2006। और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। फिर देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया था संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि पहले मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर उसको सुधार लेंगे आप लोग। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा गठन कब होता है? 1994 में बहादुर राम टमटा के द्वारा। और देखिए जैसे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था दोस्तों, जैसे कि मंसूरी में क्या होता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत ही मंसूरी में नहीं, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर रामपुर वाला। उसके बाद क्या होता है उत्तराखंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी आगजनी हो जाती है, मतलब यहाँ पर लोग काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं, कई जुलूस निकाले जाते हैं, विरोध में प्रदर्शित किया जाता है। उस दौरान क्या होता है, पुलिस, मैंने आपको बताया ना 7 दिन, करीब 7 दिन लगते हैं यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर की स्थिति को काबू पाने में। तो यहाँ पर क्या होता है काफ़ी लोग उस दौरान भी शहीद हो गए थे। तो देखिए 3 अक्टूबर 1994 को शहीद कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? तो देहरादून में राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा, बलवंत सिंह जंगवाड़। और कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी। नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट। ये कुछ अन्य शहीद थे जो मुजफ्फरनगर कांड के बाद शहीद होते हैं, तो ये भी कुछ नाम है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक वीडियो आपको ये आएगी गैंडसैंण, गैंडसैंण राजधानी। गैरसैंण राजधानी का जो विवाद चल रहा था शुरू से ही, और वो अब विवाद थम गया है क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। तो गैरसैंण राजधानी को या फिर पृथक राजधानी गैरसैंण को बनाने के लिए उत्तराखंड में क्या क्या प्रयास हुए थे, क्या क्या समितियां बनी थी, और उसमें कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था, तो वो बहुत सारे वहां से प्रश्न बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास आपका समाप्त हो गया है आज की वीडियो में। हालांकि गैरसैंण राजधानी वाला आपका एक टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग अगली वाली वीडियो में समाप्त कर लेंगे, और उत्तराखंड का इतिहास आज आपका समाप्त हो गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ पूछना होता है तो, अगर अच्छी लग रही है तो तब भी कमेंट कर दीजिए। एफबीपीएस से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। व्हाट्सअप में आप लोग अगर आप लोग मैसेज करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नंबर मैंने वहाँ पर भी दे रखा है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर और देखिए शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि अन्य लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।